हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में मैं राघवेंद्र सिंह क्लास 10 का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका 4th टॉपिक यानी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सलूशन लेकर आया हूं। ऑलरेडी बच्चों हमने इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हेरिडिटी के बारे में पढ़ा है, सेकेंड पार्ट में इवोल्यूशन के बारे में, थर्ड पार्ट में स्पेशिएशन के बारे में, और अब बारी है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सलूशन की। तो चलिए मैं एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका मैं आपको सलूशन बताता हूं 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। तो पहले क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग। तो उन्होंने ब्रीडिंग की किसके बीच, टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, मतलब ऐसे टॉल प्लांट जिसके पास वायलेट रंग का फ्लावर था उसको क्रॉस कराया, उसका ब्रीडिंग कराया किसके साथ, शॉर्ट पी प्लांट जिसके पास व्हाइट फ्लावर्स थे, ठीक है। द प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये तो फ्लावर्स जो हैं टॉल वायलेट फ्लावर, शॉर्ट पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स, ये हो गए पेरेंट्स, और इनके क्रॉस के बाद जो अगली जनरेशन है होगी मटर की, पी प्लांट की, वो होगी प्रोजेनी। तो प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, मतलब बच्चे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर प्रोजेनी में सभी पी प्लांट में वायलेट फ्लावर्स था और आधे पी प्लांट शॉर्ट हाइट के थे, मतलब आधे क्या थे, टॉल, आधे टॉल थे आधे शॉर्ट थे, है ना। दिस सजेस्ट, ये सजेस्ट कर रहा है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी, मतलब तब टॉल पेरेंट का जेनेटिक मेकअप क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे हम पहले ले लेते हैं पेरेंट, है ना। तो पहले हम टॉल और शॉर्ट को देखते हैं। तो प्रोजेनी, पेरेंट और प्रोजेनी, ठीक है। पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो ही तो प्रोजेनी बनेगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन बनेगा मटर का, पी प्लांट का। तो अगर मैं टॉल अगर ले लेता हूं, देखो एक पेरेंट क्या है, टॉल है, और दूसरा मैं ले लिया शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट स्मॉल टी और टॉल के लिए कैपिटल टी। अब प्रोजेनी में देखूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका जब इसके साथ मैच कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका जब इसके साथ मैच कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या होंगे, टॉल, ये क्या होंगे, टॉल। फिर इसका जब इनके साथ मैच कराऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी क्या होंगे, टॉल। इसका जब इसके साथ मैच कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये भी पी प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। तो प्रोजेनी में सभी प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे, अगर पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का स्मॉल टी है। जबकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि हमको ऐसा जीनोटाइप रखना है पेरेंट का जिसके वजह से जो प्रोजेनी में यानी नेक्स्ट जनरेशन में जो पी प्लांट मिले वो आधे शॉर्ट मिले और आधे टॉल मिले। यही कहा है ना, जो कि इस रिजल्ट से, इस जीनोटाइप से पॉसिबल नहीं है। मतलब पेरेंट का ये जीनोटाइप तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सभी क्या मिल रहे हैं, टॉल। तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। कुछ और जीनोटाइप मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं ऐसा देखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या होता है, तो मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा। ये मान लो मेल है, मेल पी प्लांट, और ये मान लो फीमेल पी प्लांट है, 2 पेरेंट होंगे ना, ठीक है। उनके बीच क्या होगा, क्रॉस, क्रॉस से जो अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन यानी प्रोजेनी बनेगी, ठीक है। तो वो प्रोजेनी में क्या होगा, टॉल होगा कि शॉर्ट होंगे, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो कैपिटल टी, तो ये हुआ टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसको दोनों को मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल। इसको और इसको मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल। और स्मॉल टी मिलाएंगे तो ये होगा शॉर्ट। तो अब आप क्या देख रहे हो, 4 में 3 टॉल हैं और 1 शॉर्ट है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट, ये लिखा है ना कि जो अगली पीढ़ी है प्रोजेनी जो है उसमें आधे टॉल है और आधे शॉर्ट है, तो वो इस जीनोटाइप से भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, है कि नहीं।
चलो तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने। कुछ और ले सकता हूँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी नहीं रख सकते, है ना, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी नहीं रख सकते। तो मैं अब दूसरा लेके चलता हूँ। ध्यान से देखना, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब मैंने एक मटर का ले लिया, एक मटर का ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे मटर प्लांट का ले लिया पेरेंट में स्मॉल टी। अब देखते हैं शायद बात बन जाए, है ना। ये है मेल पी प्लांट, ये है फीमेल पी प्लांट, और मेल फीमेल के बीच में क्रॉस हुआ तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी होगी। तो अगर देखा जाए तो इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब टॉल, है ना। इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, मतलब टॉल। स्मॉल टी मिलाऊंगा तो ये होगा शॉर्ट, है ना, क्योंकि स्मॉल टी है। और इसका इसके साथ मिलाऊंगा तो फिर स्मॉल टी यानी कि शॉर्ट। ओहो, क्या देख रहे हो, 2 टॉल 2 शॉर्ट, यही तो चाहिए प्रोजेनी में। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कंफर्म कि एक पी प्लांट जो पेरेंट में, उसका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा का जीनोटाइप क्या होगा स्मॉल टी। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया, एक का ये होगा एक का ये होगा। तो ये तो अभी टॉल के हिसाब से डिसाइड हुआ है, टॉल और शॉर्ट में। लेकिन अब मुझे फ्लावर का रंग जो है, कलर, उससे भी जीनोटाइप निकालना है ना। तो अब चलो मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूं। तो मैंने हाइट वाला फैक्टर जो है वो हटाकर अब मैं फ्लावर का जो कलर है उससे डिसाइड करूंगा कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, है ना। एक ये चीज तो मेरी रिजल्ट निकल कर आ गई, है ना। लेकिन अभी फ्लावर का कलर भी मैटर कर रहा है, और फ्लावर का कलर क्या लिखा है कि जो प्रोजेनी में जितने भी पी प्लांट है सभी का जो फ्लावर का कलर है वो क्या है, वॉयलेट। पेरेंट में एक पेरेंट का वायलेट है, दूसरे पेरेंट का वाइट है, तो पेरेंट में 2 अलग अलग कलर है, लेकिन अगले जनरेशन में यानी प्रोजेनी में सभी वॉयलेट है। तो ऐसा कब होगा। तो अगर मैं ऐसा मान लूं, हाँ ऐसा मान लूं तो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक केस ऐसा बनेगा जिसमें स्मॉल डब्ल्यू आएगा और तब फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। जबकि क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि सभी पी प्लांट में वॉयलेट फ्लावर होंगे। तो तब फिर क्या होगा, तब फिर मुझे इसको कैपिटल डब्ल्यू रख दूं, कैपिटल डब्ल्यू। तो देखो सारे में जितने भी फ्लावर होंगे ये इसको मैं मिलाऊंगा कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू मैंने क्या मांगना है, वॉयलेट, तो यहाँ वॉयलेट हुआ। कैपिटल डब्ल्यू यहाँ भी वॉयलेट, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये भी वॉयलेट, है ना। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये इसके साथ 2, ये इसके साथ ये कैपिटल डब्ल्यू है, और ये इसके साथ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये भी वॉयलेट। तो सभी में वॉयलेट आया, मतलब कि एक पेरेंट का तो होना चाहिए कैपिटल डब्ल्यू और दूसरे पेरेंट का होना चाहिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो अगर मैं ऐसे पेरेंट के बीच में क्रॉस कराऊंगा तो क्या होगा, तो मुझे ऐसी पी प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगा जिसमें फ्लावर तो सभी के वॉयलेट होंगे, लेकिन हाइट के हिसाब से देखा जाए तो आधे टॉल होंगे और आधे क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। तो हमको पेरेंट का जीनोटाइप मिल गया। अब इसमें से जीनोटाइप पूछा किसका है, पूछा है टॉल प्लांट का, है ना, जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट। तो पेरेंट में देखो जीनोटाइप मिल गया, एक पेरेंट का ये वाला है, एक पेरेंट का ये वाला है, और दूसरे पेरेंट का ये है। तो इसमें से टॉल पेरेंट कौन है बताइए। तो टॉल पेरेंट साफ साफ दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये टॉल पेरेंट है ना, टॉल पेरेंट जिसके पास वॉयलेट फ्लावर है। और ये कौन सा पेरेंट है, ये शॉर्ट पेरेंट है जिसकी हाइट शॉर्ट है, ऐसा पी प्लांट है। तो हमसे टॉल वाले का पूछा है जीनोटाइप, तो टॉल वाले का क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो यही तो आंसर होना चाहिए। अब ये कहाँ है, हाँ सी ऑप्शन में है। देखो आ गया मेरा आंसर, आ गया आंसर, आ गया ना, आ गया कि नहीं आया, आया। वही चीज यहां दिखा है,
देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, एक पेरेंट ये हो गया और दूसरा पेरेंट जो हमने निकाला था कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू। अब जब इसके बीच में क्रॉस कराओगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोजेनी है उसमें आधे क्या मिलेंगे, आधे टॉल मिलेंगे, आधे शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन सभी पर वॉयलेट फ्लावर मिलेगा। तो जो पेरेंट है, पेरेंट में दो पेरेंट, लेकिन टॉल वाला जो है वो कौन है, टॉल वाला ये है कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू जो हमने निकाला था अभी। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों ध्यान से पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या पूछा है आपसे? पूछा ये है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज, फर्स्ट आवर आर्म, हमारा आर्म, और डॉग का 4 लेग, आगे वाला पैर, ठीक है, आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, हमारे दांत, और एलिफेंट के टस्क मतलब जो दांत बाहर निकले होते हैं, जो खाने के लिए यूज नहीं होता है, खाने के लिए दांत अंदर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, है ना। तो क्या ये होमोलोगस ऑर्गन है? क्या पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास होमोलोगस ऑर्गन है कि सभी हैं? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अब देखो ध्यान से देखो, आप यहां अगर आप पिक्चर देखोगे यहां तो ये हमारे आर्म है, हमारा आर्म, और राइट साइड आपको किसका दिख रहा है? डॉग का 4 लेग दिख रहा है। अब देखो जरा बोन का स्ट्रक्चर देखो, स्टार्ट होता है सिंगल हड्डी, यहां भी सिंगल हड्डी है ना, एक हड्डी यहां, एक हड्डी यहां, 2 हड्डी यहां भी 2 हड्डी, यहां कई सारे हड्डियों का ग्रुप है, यहां भी देखो कई सारे हड्डियों का ग्रुप है जिसको येलो कलर से दिखाया गया है। फिर यहां भी देखो फिंगर्स टाइप निकले हैं, डॉग में भी देखो फिंगर्स टाइप निकले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, किसमें? ह्यूमन के आर्म में और डॉग के 4 लेग में, आगे वाले पैर में, स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, लेकिन इसका यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं। हम हाथों का यूज करके इंसान चलता नहीं है, लेकिन डॉग अपने आगे वाले पैर का भी इस्तेमाल कर रहा है चलने के लिए, है ना। तो फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। खाने के लिए हम अपना आर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो फंक्शन अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो ये हुए कि नहीं होमोलोगस ऑर्गन? जी हाँ। तो पहला है, बी को देख लेते हैं। हमारे जो दांत होते हैं इंसान में वो कई टाइप के होते हैं। इंसीजर होते हैं सामने वाले, बगल में कैनाइंस होते हैं, ठीक है, फिर प्री मोलर्स होते हैं और पीछे एकदम अंदर की तरफ मोलर्स होते हैं। सबका काम अलग है। काटने के लिए हम आगे वाले दांतों का सहारा लेते हैं। सेब काटा है कभी? एप्पल, तो एप्पल को जब कट करते हैं हमें आगे वाले दांत से, पीछे वाले दांतों से नहीं। और जब चिकन खाते हैं तो हम कैनाइंस का सहारा लेते हैं। चबाने के लिए पीछे वाले दांत प्री मोलर एंड मोलर का सहारा लेते हैं। तो हमारे दांत कई टाइप के होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आगे वाले दांत है उनको क्या कहते हैं? इंसीजर। ठीक उसी तरह एलिफेंट का जो टस्क है वो भी मॉडिफाइड इंसीजर है, ठीक है। अब जो इसका स्ट्रक्चर है ना, मतलब जिससे ये दांत टीथ बना है वो सेम है, लेकिन हम फंक्शन मतलब कि इस टस्क का एलिफेंट जिस फंक्शन के लिए, कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या जो हम इंसान अपने इंसीजर का जिस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। इंसीजर मतलब हमारे आगे वाले दांत, तो अगर हमको सेब एप्पल को काटना है तो हम अपने आगे वाले दांतों का यानी इंसीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हाथी को अपने इंसीजर यानी टस्क का इस्तेमाल करना है तो वो खाने के लिए नहीं करेगा, वो इसको लड़ाई के लिए कर सकता है। सामने किसी दूसरा हाथी से अगर इसको लड़ना है तो ये अपने दांतों का, टस्क का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि क्या है? मॉडिफाइड इंसीजर है। तो हम इंसान अपने इंसीजर का अलग काम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो एलिफेंट है वो अपने मॉडिफाइड इंसीजर, जिसे हम टस्क कहते हैं, उसे दुश्मन से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट। तो ये भी होमोलोगस ऑर्गन हुए, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन की यही तो डिफिनीशन होती है, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, बनावट एक जैसा होना चाहिए, वर्क अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब जरा थर्ड को देखते हैं। पोटैटो, आलू जमीन के नीचे उगता है और आलू एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है। और जो रनर्स ऑफ ग्रास है ना, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। तो दोनों मॉडिफाइड स्टेम है, तना है, लेकिन आलू जो है
वो उसका फंक्शन अलग है। ये फूड स्टोरेज के लिए काम कर रहा है। ये मॉडिफाई क्यों हुआ? ताकि ये फूड को स्टोर कर सके। तो जो आलू है उसमें जो मॉडिफाइड स्टेम है, आलू यानी पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम, लेकिन इसका फंक्शन फूड को स्टोर करना है ना। जबकि ये भी रनर्स ऑफ ग्रास भी मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन इसका फंक्शन स्टोर करना नहीं है। तो स्ट्रक्चर सेम, दोनों स्टेम है, लेकिन वर्क फंक्शन अलग अलग। तो ये भी क्या हुए? होमोलोगस ऑर्गन हुए। इसका मतलब आंसर क्या है? सभी हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। ठीक है, क्लियर? डी, मैं इसको हटा देता हूं, आंसर इज डी। तो इस तरीके से आप साफ साफ देख सकते हो। और ये हो रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ ए चाइनीज स्कूल बॉय, ए चिंपैंजी, ए स्पाइडर, ए बैक्टीरियम। मान लीजिए बाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप इस समय हो इंडिया कंट्री में, है ना। आप इंडिया में रहते हो, आप इंडियन हो, और एक भारत के रहने वाले इंसान के जो कैरेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा किससे मैच करेंगे? चाइना में रहने वाले एक बच्चे से, ठीक है, या किसी चिंपैंजी से, या किसी मकड़ी स्पाइडर से, या किसी बैक्टीरिया से। तो आप बताइए हमारे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स किससे मैच कर रहे हैं? कौन है जो हमारे जैसा दिख रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है आपको, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अरे स्कूल बॉय है ना, वो भी ह्यूमन है, वो भी होमोसेपियंस है, हम भी होमोसेपियंस है, दोनों एक ही स्पीशीज है। मतलब आप और चाइना के स्कूल बॉय दोनों एक ही स्पीशीज है कि नहीं? सबसे बड़ा अंतर, सिमिलैरिटी, है ना। उसके पास भी 2 आंख, आपके पास भी 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, उसके पास भी, आपके पास भी, है ना। तो स्किन कलर में रंग का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो स्किन का जो क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर है या बनावट है वो भी एक जैसा है। उसमें भी एक लीवर है, आपके शरीर में भी एक लीवर है ना। तो रंग का फर्क हो सकता है। मतलब वो हो सकता है कि चाइनीज जो लड़का है वो गोरा हो, आप थोड़े उससे रंग में सांवले हो, है ना। कलर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है, जो बॉडी डिजाइन है, वो तो बहुत हूबहू है, सिमिलर है। जबकि चिंपैंजी को देखो तो एकदम अलग। मकड़ी, अब मकड़ी और हमारे में क्या मैच कर रहा है? बहुत कम कैरेक्टर्स होंगे जो मैच कर रहे होंगे, है ना। बैक्टीरिया तो दूर दूर नहीं मैच कर रहा। बैक्टीरिया एक सेल का बना है, आप तो कई सेल के बने, मल्टी सेलुलर है। तो सबसे क्लोज जो कैरेक्टर होगा वो चाइनीज स्कूल बॉय से आपका मैच करेगा। तो आंसर समझ में आ गया कि इवोल्यूशनरी टर्म्स के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे क्या कहते हैं हमारे हैबिट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा चाइनीज स्कूल बॉय से मैच कर रहे हैं। तो सबसे क्लोज हम चाइनीज स्कूल बॉय के हैं, ठीक है, इवोल्यूशनरी टर्म्स में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है? लेट्स सी द क्वेश्चन। ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रेन with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On this basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? मतलब बच्चों में लाइट आई कलर था, बच्चों की आंखें थी वो लाइट कलर की थी, और जब उनके पेरेंट्स को देखा गया तो उन पेरेंट्स में भी ये लाइट कलर्ड आईज पाया गया। तो आप क्या बता सकते हो इसको देखकर? क्या लाइट कलर्ड आई डोमिनेंट है या रेसेसिव है? क्या ये बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता? तो जरा मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। मेंडल ने जो पी प्लांट में जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें एक कैरेक्टर था पी प्लांट का कि वो टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने 2 प्लांट, कौन से 2 प्लांट? एक प्लांट टॉल था, कैपिटल टी, दूसरा प्लांट शॉर्ट था, स्मॉल टी, ऐसे 2 प्लांट के बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया। तो ये तो पेरेंट जनरेशन हो गई, पेरेंट। अब जो अगली जनरेशन मिली जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, तो मेंडल को क्या मिला? सभी प्लांट क्या मिले? ऑल टॉल मिले, है ना। सभी प्लांट टॉल मिले। क्यों? क्योंकि यहां से कैपिटल टी आया और यहां से स्मॉल टी आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट है,
ये बाद में पता चला कि डोमिनेंट है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी होने की वजह से सारे प्लांट क्या हो गए, टॉल हो गए। ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टर कहां गया, शॉर्ट, वो नजर आया आपको थर्ड जनरेशन में। जब F1 के बीच सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो F2 जनरेशन में जितने भी पी प्लांट मिले तो हर 4 में से 3 प्लांट टॉल थे और एक प्लांट जो स्मॉल टी है वो शॉर्ट था। तो इसका मतलब ये जनरेशन, ये जो कैरेक्टर है, अगर इसको आपको देखना है कि ये आगे कब आएगा तो आपके पास 3 जनरेशन की जीनोटाइप होना चाहिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो पेरेंट का हो गया। अब अगली जनरेशन जो मिली वो क्या मिली, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी सभी, तो वो सभी क्या हुए, टॉल। अब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट मिला है ना F1 जनरेशन में, ये पी प्लांट मिला, और ऐसे 2 पी प्लांट को जब क्रॉस कराया गया तो देखो कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, लेकिन स्मॉल टी ये शॉर्ट। तो 3 टॉल मिले, 1 शॉर्ट मिला। तो शॉर्ट पहली बार कब आया था, पेरेंट्स में, और फिर ये कैरेक्टर अगली बार कब आया, F2 जनरेशन में। तो अगर कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 3 जनरेशन देखना पड़ेगा आपको, जबकि यहां सिर्फ 2 जनरेशन है, एक पेरेंट और एक उनके चिल्ड्रन। तो 2 जनरेशन से आप पता नहीं लगा पाओगे। जैसे यहां देखो, फर्स्ट जनरेशन ये चिल्ड्रन हो गए, ये दादाजी, ये उनके बच्चे और ये उनके बच्चे, ऐसे समझ लो। तो अगर इस जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सारे प्लांट टॉल हुए। ठीक है, और आप यहां देख रहे हो कि सारे प्लांट टॉल नहीं हैं, कुछ टॉल भी हैं, कुछ शॉर्ट भी हैं। तो आप ये देख रहे हो कि जो कैरेक्टर बच्चों में है वो कैरेक्टर पेरेंट में भी है, लेकिन उसके अलावा भी कोई कैरेक्टर हैं जो पेरेंट में हो सकते हैं, जो कि यहां नहीं पता चलेगा, वो इसके बाद वाली थर्ड जनरेशन में पता चलेगा। तो कोई कैरेक्टर हिडन है या कोई डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसका पता चलता है जब हमारे पास 3 जनरेशन का रिजल्ट हो, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ 2 जनरेशन है। तो जो 2 जनरेशन से आप पता नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये पता लगाना कि कोई कैरेक्टर, ये कौन सा कैरेक्टर इसमें बोला है, लाइट आई कलर, वो डोमिनेंट है, वो रिसेसिव है, दोनों में से क्या है ये हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 जनरेशन का रिजल्ट है ना। टू फाइंड आउट द ट्रेट वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, एटलीस्ट 3 पेरेंट, F1 एंड F2, 3 जनरेशन होनी चाहिए, और तब जाकर हमको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का पता चल पाएगा। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली 2 जनरेशन गिवन, केवल 2 दिया है, एक चिल्ड्रन और दूसरा पेरेंट। तो अगर ये चिल्ड्रन हो गए तो ये पेरेंट हो गए, थर्ड जनरेशन कहाँ है ही नहीं। समझ में आ रहा है, इसलिए आप डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर थर्ड जनरेशन दिया होता तो थर्ड जनरेशन में 4 में से जो 3 आते वो डोमिनेंट हो जाता, और जो एक कैरेक्टर आता 4 में से 1 आता वो रिसेसिव हो जाता, तो पता लग जाता। जैसे यहां पता लग गया 4 में से 3 टॉल और 1 शॉर्ट, तो डोमिनेंट कौन है, टॉल वाला, और शॉर्ट जो है वो रिसेसिव है। पता लगाना हमको, बस इसी तरह पता लगाते हैं। लेकिन 3 जनरेशन उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए, पेरेंट जनरेशन, उसके बाद वाली F1 जनरेशन और उसके बाद वाली F2 जनरेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी, पढ़ाने के मतलब पढ़ाई के लिए 2 एरिया हमने सेलेक्ट किया, एक एरिया है इवोल्यूशन और दूसरा एरिया है क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये दोनों एरियाज किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, क्या आप बता सकते हैं? अगर हम इवोल्यूशन को पढ़ें और ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को पढ़ें तो ये दोनों में कोई इंटरलिंक, कोई मैच मिलेगा? बोलिए, सोचिए। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन आर इंटरलिंक्ड। कैसे इंटरलिंक्ड है बताइए जरा, हैं? देखो बच्चों, इवोल्यूशन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कई सारे नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि मैंने पढ़ाया है। और नए कैरेक्टर का डेवलप होना, मान लो वेरिएशन, जैसे शुरू में सारे सांप काले रंग के थे, स्नेक, लेकिन जैसे जैसे कई 100 साल, 500, 1000 साल बाद
जो सांप हैं उनके कलर में चेंज आया। तो अभी भी मेजॉरिटी सांप तो ब्लैक कलर के हैं, लेकिन कुछ ग्रीन, कुछ ब्राउन। तो पहले सारे ब्लैक स्नेक, लेकिन बाद में ब्लैक के अलावा ग्रीन रंग के स्नेक भी आ गए, ब्राउन रंग के स्नेक भी आ गए। तो ये नए कैरेक्टर आए ना, ब्राउन और ग्रीन कलर जो पहले नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वेरिएशन डेवलप हुआ। और वेरिएशन डेवलप होने के कारण क्या हुआ, धीरे 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 क्या होंगे, जो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनमें कोई वेरिएशन डेवलप होगा और अल्टीमेटली कई हजारों साल बाद वो एक नए स्पीशीज में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उन नए स्पीशीज के और जो पुरानी स्पीशीज थी उनके बीच में कुछ कैरेक्टर्स मैच भी होते होंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो मैच नहीं भी होते होंगे। और ऐसे कैरेक्टर्स के आधार पर हम उन स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का आधार ही क्या है, इवोल्यूशन। तो वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो वेरिएशन के वजह से इवोल्यूशन होता है और इवोल्यूशन में कैरेक्टर्स के आधार पर हम फिर एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब एनिमल्स का क्या होगा, इवोल्यूशन। अगर धरती पर, अर्थ पर इवोल्यूशन रुक जाए, मान लो आज हम होमोसेपियंस हैं, हजारों साल बाद भी हम ही होमोसेपियंस धरती पर रहें, हमारे में कोई नए कैरेक्टर ना डेवलप हो, तो आप क्या बताइए, ये पॉसिबल है कि हमको क्लासिफाई किया जा सकता है? नहीं क्लासिफाई कर सकते, सब एक ही ग्रुप में होंगे। क्यों? क्योंकि कोई नया कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हुए, तो फिर सबको अलग अलग क्यों रखा जाए? तो क्लासिफाई नहीं करना हम पड़ा, हमको क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि कोई नए कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हुए, इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो जब इवोल्यूशन होगा तभी तो एनिमल्स को आप क्लासिफाई करोगे, नहीं तो फिर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है? सभी एक जैसे हैं, सभी को एक में रखो, एक ग्रुप में, क्यों अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करोगे? समझ में आया? तो इवोल्यूशन होगा तो ही क्लासिफिकेशन होगा। तो दोनों इंटरलिंक्ड है कि नहीं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देख लो, यहाँ कीड़े हो गए, फिश, मछलियां, मेढक, बर्ड्स, है ना, क्या कहते हैं, बंदर जैसे जानवर हो गए, इंसान हो गए, कहीं ना कहीं सबका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है। ये धरती पर आज जितने एनिमल्स, प्लांट्स दिख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सारे एनिमल्स का एक कॉमन एंसेस्टर रहा है और समय के दौरान उस कॉमन एंसेस्टर में क्या हुआ, वेरिएशन, और वेरिएशन के वजह से अलग अलग स्पीशीज का क्या हुआ, इवोल्यूशन। और क्योंकि उन स्पीशीज के बीच में कैरेक्टर्स कुछ मैच होते हैं, कुछ मैच नहीं होते, कुछ सिमिलर हैं, कुछ डिसिमिलर, तो उनको हम अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासिफाई। तो बिना इवोल्यूशन के क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता, है ना। तो वही चीज इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म डेवलप डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑन दीज कैरेक्टर वी क्लासिफाई देम। और अगर इवोल्यूशन ना हो तो नए कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आज अगर नए कैरेक्टर नहीं डेवलप हो रहे हैं तो 1000 साल बाद भी ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो कॉमन एंसेस्टर था 1000 साल बाद भी वही दिख रहा है, तो फिर हम अलग अलग क्यों रखेंगे, है ना। अरे भाई, अगर रेड बॉल है, रेड बॉल में एक ग्रीन बॉल आ गया, अगर कलर के बेसिस पे क्लासिफाई करना होगा तो एक ग्रीन बॉल को अलग करोगे, रेड बॉल को अलग रखोगे। लेकिन 100 साल बाद भी सारे के सारे बॉल्स रेड हैं, तो फिर उनको अलग अलग क्यों रखोगे, सबको एक ही ग्रुप में रखोगे ना, मतलब क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत कभी पड़ती है जब कुछ डिफरेंस हो, और डिफरेंस कब पैदा होता है, जब इवोल्यूशन होता है। और इवोल्यूशन क्यों होता है, न्यू वेरिएशन, न्यू कैरेक्टर डेवलप होने के कारण। समझ में आया कि नहीं आया? जरूर आया होगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल। बिल्कुल समझते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन को पहले समझते हैं। ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर, डिजाइन सिमिलर है ना, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि आप लिम्स देखो, किसके लिम्स, लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड, ह्यूमंस, बर्ड, चिड़िया, इंसान, छिपकली और मेढक के लिम्स को देखो, तो लगभग इनका जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो एक जैसा है।
है ना। देखो यहाँ भी एक हड्डी, यहाँ भी एक हड्डी, यहाँ भी एक हड्डी, यहाँ भी एक हड्डी, आगे चल के ये हड्डी डिवाइड हो जा रही है 2 हड्डियों में, बोन्स में। तो डिजाइन एक जैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉग, लिजार्ड, ह्यूमन और बर्ड का जो लिम्स है क्या सेम फंक्शन कर रहा है? नहीं। जहां बर्ड का लिम्स उड़ने में मदद कर रहा है, फ्लाई करने में, वहीं फ्रॉग का लिम्स जंप करने में मदद कर रहा है और स्विम करने में मदद कर रहा है। लिजार्ड का दीवार पे चलने के लिए मदद कर रहा है। तो फंक्शन अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो वही लिखा है ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल्स में ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, जैसे कि लिम्स ऑफ ह्यूमन, बर्ड, लिजार्ड एंड फ्रॉग। क्लियर? तो ये तो एग्जांपल हो गया होमोलोगस ऑर्गन का और डेफिनेशन भी हो गई। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं उसको पता करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जैसे कि यहां देखो, क्या दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। ये देखो यहां क्या है, यहां ये हड्डियां फैली हुई है। बैट यानी चमगादड़। तो चमगादड़ के जो पंख हैं, विंग्स, उनका स्ट्रक्चर देखो, और चिड़ियों का जो विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जी हाँ डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन, बैट का भी पंख और चिड़िया का भी पंख, दोनों एक ही काम करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। तो फंक्शन तो सेम है ना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गए क्या, एनालोगस ऑर्गन। तो बैट विंग्स एंड बर्ड विंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। ठीक है? तो आप देख रहे हो, अगर एक की डिफिनीशन याद है तो दूसरी की डिफिनीशन उसका रिवर्स कर दो। तो डिफिनीशन भी पढ़ लिया हमने, एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। क्लियर हो गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड आउट द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। कोट समझ रहे हो? जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स, है ना, उनका जो स्किन, जो ऊपर फर होता है ना, स्किन के ऊपर तो बाल होते हैं, तो उस बालों का जो कलर है उसी को कोट कलर कहा जा रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं कि डॉग्स कोट पहनते हैं, ना ना। जो डॉग का जो फर है ना, बाल, उनका जो कलर है उसी को कोट कलर कहा जा रहा है। तो आपको ये पता लगाना है कि डॉग्स में कौन सा कोट कलर क्या है, डोमिनेंट है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा कि मैं जहां रहता हूं, ठीक है, ये मतलब ये थोड़ा क्या कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल करना हमारे लिए संभव है, लेकिन आप जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, हम लोग के लिए पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही थोड़ा मुश्किल वाला काम है, जैसे इसमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया। तो प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, मैं जहाँ रहता हूँ उसके अगल बगल मैंने पहले ये देखा कि किस कोट कलर के डॉग्स पाए जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि कुछ कुत्ते, कुछ डॉग्स मेरे घर के अगल बगल ब्लैक रंग के थे, मतलब उनका कोट कलर क्या था, ब्लैक, है ना। और कुछ डॉग्स ऐसे थे जिनका कोट कलर क्या था, वाइट था। तो मैंने ब्लैक कलर और वाइट कलर के जो डॉग्स थे उनके बीच में क्या कराया, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, मान लेते हैं ये मेल है ना, मान लेते हैं इसको फीमेल है। तो इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया। तो ये हो गई कौन सी जनरेशन, ये हो गई पेरेंट जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन के बीच में जब क्रॉस कराऊंगा, ब्रीडिंग कराऊंगा, तो इस ब्रीडिंग से क्या होगा, बच्चे पैदा होंगे डॉग्स के। तो मैंने पहली जनरेशन के बच्चों को जब देखा, तो ये पेरेंट और इनके बच्चे, तो जितने भी बच्चे पैदा हुए सब क्या थे, सब ब्लैक रंग के थे। ठीक है, मैंने वेट किया कि ये दोनों क्या है हो जाए, ब्रीडिंग करें। ब्रीडिंग के बाद ये मान लो फीमेल है, तो फीमेल के पेट में क्या हो गए, बच्चे आए। फिर फीमेल ने बच्चों को जन्म दिया, कुत्तों के बच्चों को। तो कई सारे कुत्तों के जो पिल्ले हैं, पपीज हैं, वो पैदा हुए। कुछ उसमें से मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, लेकिन सभी का कोट कलर क्या निकला, ब्लैक। अब फिर जब ये बड़े हो गए, कुछ साल लगेंगे ना, 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा बड़े होने में। तो जब ये बड़े हो गए, तो इसमें से फिर मैंने मेल और फीमेल डॉग के बीच में, जिनके दोनों का कलर क्या था, ब्लैक,
क्योंकि यहाँ देखो F1 जनरेशन में सभी कलर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी पपीज का कलर क्या था? ब्लैक था। अब वो पपीज बड़े हो गए तो उसमें से कुछ ब्लैक मेल हुए, कुछ ब्लैक फीमेल, तो उनके बीच में मैंने फिर ब्रीडिंग कराई, तो थर्ड जनरेशन पैदा हुई, F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन से जो थर्ड जनरेशन पैदा हुई उसमें मैंने क्या देखा कि 4 में से 3 जो डॉग थे उनका कलर ब्लैक था और एक कलर जो था डॉग का वो वाइट था। मतलब 4 में 3 ब्लैक हैं और एक वाइट है, तो डोमिनेंट कौन सा कोट कलर है, ब्लैक की वाइट? जो ज्यादा होगा वो डोमिनेंट। तो साफ साफ पता चल रहा है ब्लैक डोमिनेंट है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था उससे मुझे ये पता चला कि डोमिनेंट कोट कलर, जो कुत्तों की पॉपुलेशन थी उसमें जो डोमिनेंट कोट कलर था वो क्या था? ब्लैक था। तो ये मेरा रिजल्ट है। हो सकता है अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करो, कोई दूसरा थर्ड पर्सन करे, है ना, तो सबके लिए रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। मेरे आसपास के एरिया में जो मैंने फाइंड आउट किया, मुझे ये पता चला कि जो डोमिनेंट कोट कलर है डॉग्स में वो क्या था? ब्लैक। हो सकता है कि किसी दूसरे कंट्री में यही एक्सपेरिमेंट किसी डिफरेंट पर्सन ने किया तो उसको डोमिनेंट कोट कलर वाइट मिले। तो ये एरिया वाइज क्या हो सकते हैं? डिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट था। तो इस तरीके से हमको 3 जनरेशन देखनी होगी। 3 जनरेशन में जो कैरेक्टर जितना ज्यादा दिखेगा वही डोमिनेंट होगा। तो ये ब्लैक डोमिनेंट है ना। और रेसेसिव पूछ लेता तो व्हाइट कोट कलर रेसेसिव है कि नहीं? बिल्कुल। और ये मैंने पहले भी बताया था कि आपको 3 जनरेशन तो स्टडी करना पड़ेगा डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट को पहचानने के लिए। क्लियर कट, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है ये पता करते हैं। क्वेश्चन क्या है ये पूछता है, देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फॉसिल्स का क्या रोल है एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए। तो पहले ये पता हो फॉसिल्स क्या होते हैं। तो मरे हुए जानवरों का जो शरीर अवशेष होता है, यानी प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि शरीर का क्या हिस्सा बच जाता है, जैसे उसका स्केलेटन, जैसे उसका हड्डियां, जैसे उसके टीथ, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं, है ना। जैसे कि आप यहां देखो, ये ऐसा लग रहा है ना कि किसी चट्टान में कोई बहुत पुराना जानवर क्या हो, मर गया हो और उसके हड्डियों का क्या मिले, यहां अवशेष मिले, प्रिजर्व्ड ट्रेसेस मिले। ठीक है, तो यही तो फॉसिल्स होते हैं। अब फॉसिल से कैसे पता लगा लेते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? तो देखो बच्चों, ये एक उड़ने वाले डायनासोर का ये फॉसिल है। तो जब ये फॉसिल पता चला तो इससे ये पता चला कि धीरे धीरे डायनासोर में ये वेरिएशन आया इवोल्यूशन के दौरान कि कुछ डायनासोर में पंख आ गए। शुरुआत में ये पंख अपने डायनासोर के शरीर को धूप से बचाने का काम करते थे। वो अपने शरीर को पंख से ढक लेते थे, है ना। तो तेज धूप से इनके शरीर को मतलब हेल्प मिलती थी, बचाव मिलती थी, मतलब वो तेज रोशनी से अपने आप को बचा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन में ये जो पंख है वो उड़ने के काम आने लगा। तो डायनासोर फिर उड़ने भी लगे और धीरे धीरे उन्हीं डायनासोर में क्या हुआ, इवोल्यूशन के दौरान वो बर्ड्स में चेंज हो गए। तो ये आज के बर्ड्स का एक पिक्चर है। तो कहीं ना कहीं जो चिड़िया है, बर्ड्स हैं, वो जो उड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनका इवोल्यूशन, कहीं ना कहीं कनेक्शन उड़ने वाले डायनासोर से रहा हो। और उड़ने वाले डायनासोर धरती पे रहा करते थे, ऐसा हमको पता कैसे चला? जब उन उड़ने वाले डायनासोर का हमको अर्थ पे क्या मिला, फॉसिल्स मिला। तो आज के जो बर्ड्स हैं, है ना, जो उड़ते हैं, और उड़ने वाले डायनासोर के फॉसिल से हमको इनके बीच क्या पता लगाने में मदद मिली, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में मदद मिली, है ना, कि ये कितनी हड्डियां थी, इनमें कितनी हड्डियां हैं, इनका डिजाइन कैसा है, इनका डिजाइन कैसा है। तो फॉसिल से बहुत कुछ मदद मिलती है ना। तो ये तो कई 100 साल पहले रहते थे, तो ये तो एक्सटिंक्ट हो गए। उड़ने वाले डायनासोर अब कहाँ हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए ना। तो आज की जो स्पीशीज है, आज जो बर्ड्स आप देखते हो उड़ते हुए कहाँ आसमान में, आज की जो करंट स्पीशीज है और जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमको फॉसिल्स के मदद से ही तो लग रहा है। तो पहला फायदा। दूसरा, फॉसिल्स कैसे मदद करते हैं? फॉसिल्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द मिसिंग लिंक ड्यूरिंग इवोल्यूशन।
तो डायनासोर और बर्ड्स के बीच में, या कह लो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में जो मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक है वो होता है आर्कियोप्टेरिक्स। तो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स, डायनासोर क्या है, एक तरीके के रेप्टाइल्स हैं, है ना। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में कहीं ना कहीं आर्कियोप्टेरिक्स जैसा जीव आया, जो कि रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर उसमें थे, बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे। तो ये हमको पता कैसे चला? फॉसिल से। तो फॉसिल से काफ़ी कुछ स्टडी करने को मिलता है कि कैसे आज के कई हजारों साल पहले किस टाइप के जीव रहा करते थे धरती पर, और आज कौन से जीव हैं, और पुराने जो जीव एक्सटिंक्ट हो गए हजारों साल पहले, उनमें और आज के जीवों में क्या समानता है, कैरेक्टर्स में क्या सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं, ये हम इनके फॉसिल से ही तो पता लगाते हैं। तो इस तरीके से फॉसिल्स हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में मदद करता है। क्लियर कट? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर? मतलब कि एक इनएनिमेट मैटर, मतलब कह लीजिए कि नॉन लिविंग से कभी ना कभी तो धरती पर एक ऐसा समय रहा होगा स्टार्टिंग में जब धरती पर कोई लिविंग थिंग नहीं रहा करती थी, लेकिन फिर नॉन लिविंग से कहीं ना कहीं लिविंग थिंग का ओरिजिनेशन हुआ, धरती पर जीवन का आरंभ हुआ। तो यह शुरू कैसे हुआ, इसका सबूत क्या है, हमारे पास एविडेंस क्या है? तो देखो ये एविडेंस एक एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो देखो क्या लिखा है, साइंटिस्ट हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग ऑफ ए केमिकल प्रोसेस विच लेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। किस तरीके से नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ, ये साइंटिस्ट हमेशा सोचते थे, और इसको साबित किया किसने? 2 साइंटिस्ट ने, मिलर और यूरे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, उनके नाम पे एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया, ठीक है। प्रेजेंटेड द प्रूफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आप यहाँ राइट साइड देख रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, मीथेन यानी CH4, एमोनिया यानी NH3, वाटर यानी H2O और हाइड्रोजन, इन 4 गैसों को एक मिक्सचर ले लिया, इन 4 गैसों का मिक्सचर ले लिया और यहाँ इलेक्ट्रोड लगाकर करंट फ्लो कराया। तो करंट के वजह से यहाँ क्या हुआ, स्पार्क, और स्पार्क होने के वजह से, चिंगारी उठने के वजह से इन सभी गैसों के बीच एक रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन से क्या हुआ, जो यहाँ सैंपल मिला उस सैंपल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने जो कि हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। जैसे हमारा डीएनए कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड का बना है ना, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर। तो शुगर जैसे कई सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मिलर और यूरे ने बोला कि हमारे अर्थ का भी एटमॉस्फेयर में शुरू में अर्थ में इस टाइप की गैसेस पाई जाती होंगी, लेकिन क्योंकि उस समय भी बादल थे, बिजली कड़की होगी, तो बिजली के कड़कने से क्या हुआ होगा, बिजली का कड़कना, ठीक यही तो चीज़ है लाइटनिंग। तो उसके वजह से एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिसके वजह से क्या बना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से क्या बना, लिविंग बींग्स। तो शुरू में सिंगल सेल बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया में और इवोल्यूशन हुआ, तो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। मल्टी सेलुलर में फिर बर्ड्स से और मतलब धीरे धीरे इवॉल्व होते गए और सबसे एडवांस एनिमल हम लोग भी बने। तो इस तरीके से नॉन लिविंग से लिविंग चीज़ का ओरिजिन हुआ है अर्थ पे, ये प्रूव हुआ मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वायबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये बताना है आपको कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस होता है विथ कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और ये किस तरीके से उन ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को अफेक्ट करता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मदद से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। तो देखो साफ साफ इसका आंसर है। देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया में कोई मेल फीमेल होता है, या मैं कह लूँ एमोइबा,
एमोइबा एक सेल का बना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो एमोइबा में कोई मेल और फीमेल कोई जेंडर होता है क्या? नहीं होता। तो एमोइबा बाइनरी फिजन के मदद से अपनी पॉपुलेशन को क्या करता है? बढ़ाता है। तो यहां कोई मेल फीमेल नहीं है। तो जो नए एमोइबा बने, नए जो एमोइबा बने वो बहुत हद तक सिमिलर होंगे किसके? अपने पेरेंट एमोइबा से। जैसे मान लो कि ये 99.9% सिमिलैरिटी है अपने पेरेंट, ठीक है, पेरेंट जैसे ही हैं। कितनी सिमिलैरिटी है? 99.9%। लेकिन वहीं अगर मैं किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात के अलावा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने इंसान ले लिया। तो इंसान ले लिया। अब इंसान में 2 जेंडर होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी। अब आधे कैरेक्टर मेल से आते हैं, आधे कैरेक्टर फीमेल से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नई जनरेशन होगी उसमें कोई नए कैरेक्टर डेवलप होने का चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई मेल फीमेल से कैरेक्टर तो आ नहीं रहे एमोइबा में। यहाँ जो इसका कैरेक्टर है वही इसमें जा रहा है। लेकिन जब मेल और फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो आधे कैरेक्टर इसके मान लो एक्स, आधे कैरेक्टर इसके मान लो ए। तो इसका XX था, इसका कैपिटल ए था। लेकिन जो बच्चों में आया वो क्या आया? X और A। तो ना वो कैरेक्टर इसमें था ना वो कैरेक्टर इसमें था। तो कोई नए कैरेक्टर आए कि नहीं? तो नए कैरेक्टर, नए वेरिएशन डेवलप होने का चांस कहाँ ज़्यादा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाफ कैरेक्टर कहाँ से इनहेरिट होते हैं? फादर से, और हाफ कैरेक्टर कहाँ से इनहेरिट होते हैं? मदर से। तो बच्चों में हमेशा नए कैरेक्टर डेवलप होने का चांस हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जब भी जितना ज़्यादा वेरिएशन डेवलप होगा उतना ज़्यादा तेजी से इवोल्यूशन होगा, है ना। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच? मेल और फीमेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन हो रहा है, तब एक नया जेनेटिक मटेरियल बन रहा है बच्चों में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर नया मतलब कुछ अलग है। और डीएनए की कॉपिंग में भी एरर होता है, तो वो एरर सेक्सुअल में ज़्यादा होता है, एसेक्सुअल में कम। तो ये 2 मेन रीज़न के वजह से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन, और ज़्यादा वेरिएशन मतलब ज़्यादा इवोल्यूशन, है ना। तो वही लिखा है, मोर वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज फर्दर सेलेक्टेड बाय नेचर एंड अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, नए वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट भी कर सकता है। मतलब नेचर के वजह से किसी एक वेरिएशन को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा तो अल्टीमेटली इतना बढ़ावा मिल जाएगा कि वो स्पीशीज़ किसी नए स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और नए स्पीशीज़ का बनना मतलब इवोल्यूशन। तो हमेशा वेरिएशन के वजह से इवोल्यूशन होता है, लेकिन इसमें समय लगता है, एक दिन में नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि वेरिएशन डेवलप होने का, अगली जनरेशन में वेरिएशन डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो ये हर जनरेशन में ये वेरिएशन क्या होता है? एक्युमुलेट होता रहता है ना। मान लो पहली जनरेशन में कितना वेरिएशन आया? 0.1%। अगली जनरेशन में फिर ये बढ़ के हो गया 0.2, अगली जनरेशन में बढ़ के हो गया 0.3। तो वेरिएशन, नए कैरेक्टर्स लगातार इनका परसेंटेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते ये 0.3 से 1 हो गया, 1 से हो गया 10%, 10 से हो गया 100%। तो जहाँ 100% नए वेरिएशन आ गए मतलब नई स्पीशीज बन गई, है ना। मतलब 100% वेरिएशन मतलब पूरा का पूरा कैरेक्टर नए आ गए। और नए कैरेक्टर मतलब 2 हाथ की जगह 3 हाथ नए कैरेक्टर, तो 3 हाथ मतलब कोई नई स्पीशीज, और नई स्पीशीज मतलब नया स्पीशीज मतलब नया इवोल्यूशन, मतलब कोई इवोल्यूशन हुआ है। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होने का चांस ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 मेन रीज़न है, ठीक है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्टनर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो दोनों का किस तरीके से इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है तो देख लेते हैं। देखो, इंसान की अगर मैं बात करूं तो इंसान के शरीर में जो सेल हैं
हर सेल में बच्चों, हर सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम। 46 को मैं क्या भी कह सकता हूं? 23 पेयर भी कह सकता हूं। 23 पेयर में से मैं 22 पेयर को अलग कर दूं तो एक पेयर बचेगा। एक पेयर फीमेल में XX होगा और मेल में क्या होगा? XY होगा। ठीक है, तो देखो ये फादर है मेल, तो इसके 22 पेयर क्रोमोसोम तो होंगे, साथ ही में जो 23rd पेयर होगा वो XY होगा, तो ये 22 प्लस XY। और मदर में भी क्या होंगे? 23 पेयर होंगे, लेकिन 23 पेयर में से 22 प्लस जो 23rd है वो X होगा, XY नहीं होगा। अब जो गैमीट्स बनेंगे तो फादर के वजह से दो टाइप के गैमीट बनेंगे, 22 प्लस X है ना, 22 प्लस Y। लेकिन मदर के वजह से एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, 22 प्लस X, है ना। ये 22 पेयर में है, मैं पेयर में बता रहा हूं। तो 23 पेयर होते हैं, 23 में से 22 पेयर अलग कर दो, मतलब 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते हुए 22 पेयर। साथ में ये 23वां पेयर जो कि मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। तो 22 पेयर तो रहेंगे, साथ ही साथ मेल और फीमेल का ये डिफरेंस आएगा। अब देखो, अगर ये दोनों कंबाइन हो गए, तो ये 22 तो वही रहेगा, ऐसे बोलो। अगर ये कंबाइन हो गया तो 22 प्लस XX, और अगर ये Y इसके साथ कंबाइन हो गया तो ये हो जाएगा 22 प्लस XY। तो अगर ये हुआ तो फीमेल, ये हुआ तो मेल। तो आप क्या देख रहे हो? 22 यहां भी था पेयर, यहां भी 22 पेयर, साथ में यहां XY है, यहां XX है, तो आगे वाली जनरेशन में भी या तो XX होगा या तो XY होगा, तो इक्वल है ना। कुल मिला के कितने पेयर हैं? 23 पेयर पेरेंट में भी है, 23 पेयर चाइल्ड में भी है। देखो 22 पेयर प्लस एक ये पेयर, मदर में भी 22 पेयर प्लस एक ये पेयर, और बच्चों में भी 22 पेयर प्लस XX या 22 पेयर प्लस XY। तो कुल मिलाकर कितने पेयर हैं? पेरेंट्स में भी 23 पेयर हैं और चिल्ड्रेन में भी 23 पेयर हैं, यानी क्रोमोसोम इक्वल हैं। क्रोमोसोम का जो सेट है वो इक्वल है। 23 पेयर यानी कि 46 यहां भी, और बच्चों में भी 46 यानी 23 पेयर। तो कुल मिला के आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदल रहे, क्रोमोसोम की जो संख्या है, नंबर, वो पेरेंट में भी 46 है और बच्चों में भी 46 है। 46 यानी 23 पेयर। तो क्रोमोसोम की संख्या तो चेंज तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो क्रोमोसोम है या जो हमारा जीन्स है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इक्वल अमाउंट में, है कि नहीं? समझ में आया? और ये भी है कि आधे कैरेक्टर फादर से आए, आधे कैरेक्टर मदर से आए। ठीक है, क्लियर? तो वही लिखा है, क्रोमोसोम हेल्प्स इन ensuring that DNA is distributed appropriately, मतलब सही तरीके से ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और वो भी इक्वल। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओनली वेरिएशन that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? मतलब क्या वेरिएशन हमेशा किसी एक ऑर्गेनिज्म को मदद करेगा सर्वाइवल में? तो लेट्स सी, मान लेते हैं शुरू में सारे ब्राउन कलर के स्नेक थे। किस कलर के स्नेक थे? ब्राउन कलर के। लेकिन उनमें क्या हुआ? वेरिएशन, तो कलर थोड़ा चेंज हुआ। तो कई सालों बाद जो नए स्नेक की स्पीशीज आई उसमें से कुछ ब्लैक हुए, कुछ ग्रीन हुए। अब आप ये बताओ कि स्नेक को कौन खाता है? हॉक, बाज खाता है कि नहीं? तो हॉक ऊपर उड़ रहा है, नीचे देखता है, सांप दिखा जाता है, उसको अपने पंजे से पकड़ के खा लेता है। आप ये बताओ,
अगर ये दोनों प्लांट्स में, प्लांट किसी पौधे में ये भी ग्रीन स्नेक भी है और ये ब्लैक रंग का भी स्नेक है, तो आसमान से आसानी से कौन दिख जाएगा? ये दिख जाएगा। किसको? हॉक को। तो हॉक इसको आसानी से देख सकता है, तो हॉक क्या करेगा? ब्लैक स्नेक को बार बार खाएगा और ग्रीन स्नेक उसको हरे पत्तियों में नहीं दिख पाएंगे, तो वो ग्रीन स्नेक को नहीं खा पाएगा। तो क्या होगा? ग्रीन स्नेक की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो इसमें ये जो वेरिएशन डेवलप हुआ, पहले तो ब्राउन स्नेक था, ब्राउन स्नेक से कलर में वेरिएशन हुआ और ये ग्रीन हो गए, और ग्रीन होने की वजह से नेचर में ये छुप गए, है ना, कैमोफ्लॉज हो गया। तो अपने अगल बगल के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में छुप गए, नजर नहीं आए हॉक को, तो इनको एडवांटेज मिला। यही तो है नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन वेरिएशन तो ये भी था, ब्राउन से ब्लैक कलर, लेकिन इसको एडवांटेज नहीं मिला। तो आप क्या देख रहे हो? वेरिएशन किसी एक को तो फायदा पहुंचाता है, लेकिन एक को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएशन से हमेशा फायदा ही होता है, वेरिएशन से नुकसान भी हो सकता है। जैसे ब्राउन से ब्लैक कलर हो गया, आसानी से दिखेगा हॉक को, हॉक खाएगा, तो ब्लैक होना क्या फायदा पहुंचाया? कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तो वही लिखा है, नो वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ऐसा वेरिएशन जिसको नेचर सेलेक्ट करता है उसी को तो फायदा पहुंचाएगा, एडवांटेज पहुंचाएगा। जैसे यहाँ ग्रीन स्नेक को तो फायदा पहुंचाया, लेकिन ये वेरिएशन ने इस स्नेक को फायदा नहीं पहुंचाया, क्योंकि आसानी से नजर आया हॉक को, हॉक ने इसको खा लिया। तो जरूरी नहीं है कि वेरिएशन डेवलप होने से फायदा, एडवांटेज मिले किसी इंडिविजुअल को। ऐसा वेरिएशन जिसको नेचुरल सिलेक्शन से फायदा मिलता है, एडवांटेज मिलता है, उसी को पॉपुलेशन, उसी की पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, वेरिएशन डज नॉट नेसेसरली प्रोवाइड इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। क्या दोनों का सर्वाइवल का चांस बराबर था? नहीं, इसका एक सर्वाइवल का चांस ज्यादा है और इस स्नेक का सर्वाइवल का चांस कम है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वेरिएशन जरूरी नहीं आपको फायदा ही पहुंचाए। क्लियर? स्पीशीज में, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन जो नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसका रहा, ये रहा 12 नंबर का आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख लिया। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ जुड़ते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।